We are starting our second lecture for J Advanced, and it is on structure of atom. As you all requested, like first we'll discuss about Schrodinger's wave equation part. So some part we'll discuss about it, and we'll do some good questions on that. And in the later half of this lecture, we'll like cover up some important, like the complete chapter through some important questions. So let's begin. सबसे पहले देखो, आप सबको ही पता है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वाज डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच अपॉन ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। इसमें दो तीन टेक्निकल टर्म है जो आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही हो, बट एक बार मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। साई जो है वो हमारे लिए वेव फंक्शन की तरह टैकल करते हैं, और ये सिर्फ एम्पलीट्यूड का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। इससे हम लोग एक टर्म कैलकुलेट करते हैं साई स्क्वायर, जो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने वाली प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। इसमें हमें वॉल्यूम टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब प्रोबेबिलिटी आएगी। सो दिस इज रिफर्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जब हम इसमें वॉल्यूम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डीवी रीजन। ठीक है, इसी को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि साई स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू जो मैंने ये टर्म लिखा है साई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होना जरूरी नहीं है, 1 से कम होना जरूरी नहीं, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये प्रोबेबिलिटी बनेगा, और प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साई स्क्वायर डीवी को अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, देन वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 1। अदरवाइज इस वैल्यू का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ गए? देन इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है इट्स अ मैथमेटिकल चैलेंज जो इनिशियल लेवल पे प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ। सो व्हाट्स व्हाट बीन डन, हमारा जो फंक्शन सॉल्व हो के आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फिर आप सब जानते हो उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं इन द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। आर जो है वो डिस्टेंस होता है, थीटा जो है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल आता है लाइन का, और फाई जो है वो प्रोजेक्शन का एंगल है। आपने ज्यादातर लोग जानते होंगे, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है। सो एक्स वाई जेड इज कन्वर्टेड इनटू आर थीटा एंड फाई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें आर डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने की आदत हो गई थी बिकॉज ऑफ बोहर मॉडल, तो अगर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में उसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये बहुत कन्वीनियंट नहीं था। दैट्स वाई इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू साई थीटा फाई। और फिर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट आता है साई आर और एक पार्ट होता है थीटा फाइव। तो आप समझ सकते हैं एक बेसिकली एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साई आर का फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग स्टडी करते हैं। और जो साई थीटा फाइव मैंने लिख रखा है ये होता है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, विच विल स्टडी इंडिपेंडेंटली। एक रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हुआ और एक एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हुआ। ठीक है, अब यहां से स्टडी करने के लिए हम लोग दो तीन टेक्निकल टर्म और यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक टर्म हम कैलकुलेट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे। अगर हम डी आर थिकनेस की एक शेल बनाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी। पॉइंट समझ में आया? लेटेस्ट से हमने एक ये स्फेरिकल शेल क्रिएट करी, और फिर इसकी सराउंडिंग में एक और स्फेरिकल शेल क्रिएट करी ऑफ सम डी आर थिकनेस। तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे ये जो डी आर थिकनेस की शेल क्रिएट हुई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो फंक्शन बनेगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सारी स्टडी इसी से करते हैं हम लोग रेडियल पार्ट के लिए। ठीक है, क्लियर? सो बेसिकली व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of finding electron at a distance of r from nucleus
इन अ स्फेरिकल शेल थिकनेस टी आर। तो अगर इस वैल्यू को लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई r² साई स्क्वायर आर डी आर। तो ये जो पार्ट बचा है इसको हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल रहे हैं। इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे किसी भी रेंज में तो आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी रेडियल फंक्शन के टर्म में पता चल जाएगी। ठीक है, हमने रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अलग अलग क्यों करा, क्योंकि हम एल्जेब्रिक पार्ट अलग स्टडी करना चाहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को हम अलग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन की अगर हमने पहले स्टडी स्टार्ट करी, सो दिस वेव फंक्शन इज बेसिकली साई आर का। अगर मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करूं तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को अगर मैं साई आर की तरह टैकल कर रहा हूं, तो ये जो फंक्शन है इसमें एक बेसिक पैटर्न नोटिस में आता है जो आप सबको समझना है। डिटेलिंग पार्ट अगर करना है तो आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ने होंगे, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करेगा। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। सो साई आर को मैंने लिखा तीन बेसिक पार्ट में, इसको ब्रेक करते हैं। इसमें एक कांस्टेंट टर्म आता है। मैथमेटिकली हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो साई आर के फंक्शन का पैटर्न आता है वो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो जो पैटर्न आएगा दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। एक पार्ट में आपको कांस्टेंट मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगी जिसकी डिग्री n-1 है, और एक ई पावर माइनस सिग्मा बाई टू का फंक्शन आएगा। सिग्मा बेसिकली क्या है, इट्स 2r/n टाइम्स ए नॉट। ए नॉट जो है वो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, और आर जो है वो डिस्टेंस है जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एन जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ए नॉट जो है वो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है जिससे स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद इस वेव फंक्शन को अगर थोड़ा सा और स्मार्टली डील किया जाए तो जो पॉलिनोमियल है ना डिग्री n-1 की, इसमें से हम r पावर l को कॉमन कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है स्टार्टिंग में, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक बार बस वेव फंक्शन पे ध्यान देना। इनिशियली इज मोर मैथमेटिकल, तो डील करना थोड़ा सा कठिन होता है, बट जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत कन्वीनियंट है। बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम और यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद इट तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। शुरुआत में ये पेनफुल है बट क्वेश्चंस में बहुत कंफर्टेबल है। इसीलिए इस पोर्शन को सीखने का बहुत फायदा है क्योंकि एडवांस में श्योर शॉर्ट नंबर देगा। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना कठिन नहीं होगा, देखने में कठिन होगा डेफिनेटली। तो लाइक हमने यहाँ पे लिखा, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल जो डिग्री है n-1, इसमें से एक टर्म कॉमन करा r पावर l। एक टर्म कॉमन करा r पावर l। l इज बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर। l इज बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर इसमें से आपने r पावर l कॉमन करा तो अब जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n-l-1। सो आर पावर एल कॉमन करा, पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई n-l-1। तो अब देखो अगर हमारे पास ये वेव फंक्शन है तो हम इससे क्या कर पाएंगे, दो वैल्यूज निकाल पाएंगे। एक n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एक l जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। आई विश आप में से ज्यादातर लोग समझते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है, n = 1 2 3 4 5 जाएगा। और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के केस में भी आप लोग समझते हैं, लाइक अगर हम s लिखते हैं तो s के लिए l = 0 हो गया। p के केस में l = 1 लिख देंगे। d के केस में l = 2 हो जाएगा। f के केस में l = 3 हो जाएगा। यहाँ तक सब समझते हो। उसके बाद g लिखेंगे तो ये l = 4 हो गया। और इसी आगे फिर हम लोग h i j k जहां तक आप चाहो वहां तक निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। सो बस ध्यान ये रखना है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो l0 इज s, l1 इज p, l2 d, l3 f, g इज l4, h इज l5। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसमें आता है वो बेसिकली आएगा, आपको वेव फंक्शंस दिए होंगे जिसके बेसिस पे आपको n और l फाइंड आउट करना है, और जो आपका टाइप ऑफ ऑर्बिटल या टाइप ऑफ सबशेल है वो फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली वी वांट टू फाइंड थ्री थिंग्स, n l और उसके बेसिस पे सबशेल। कंसेप्ट अभी मैंने समझाया आपको कि कैसे निकलेगी ये चीज, कि आपको वेव फंक्शन देखना है। पॉलिनोमियल की डिग्री इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल में से अगर कुछ पावर कॉमन कर सकते हो आर पावर में तो जो पावर कॉमन होगी वो एल होगा। जो पावर आप कॉमन नहीं कर पा रहे हो, पॉलिनोमियल की डिग्री बच रही है, वो n-l-1 होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक और भी ट्रिक है, वो भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप समझ सकते हो कि लाइक अगर मैंने वेव फंक्शन में जो ई पावर माइनस सिग्मा बाई टू का फंक्शन है ना, इस फंक्शन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल आता है। मैक्सिमम लोग पॉलिनोमियल से एन और एल निकालना जानते हैं, बट माई सजेशन इज
आपको एन निकालने का तरीका एक्सपोनेंशियल टर्म से भी पता होना चाहिए। सो बेसिकली ई पावर माइनस सिग्मा बाई टू में जो सिग्मा है बेसिकली वो क्या है, 2r/n टाइम्स a0। ध्यान रखना है सिग्मा बाई टू लिखा गया तो वो टू के कैंसिल हो जाएगा, वो r/n टाइम्स a0 बन जाएगा। तो ये यहाँ से भी हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम्स बहुत प्रॉपरली फंक्शन नहीं गिवन होता है तो इट मे बी फॉल्टी, बट अगर सही से क्वेश्चन फ्रेम्ड है तो यहाँ से भी n निकलेगा, बिकॉज ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे हम n पता कर सकते हैं। सो अब देखो हमने जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, आप सबसे पहले पार्ट से नोटिस करो, आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है जो मैंने लिखा है साई आर मीन्स रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन गिवन है। तो अब आप इस वेव फंक्शन को ध्यान से जरा नोटिस करेंगे तो यू ऑल कैन नोटिस कि यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है। यू ऑल कैन नोटिस कि हमारे पास जो टर्म है 2/a0 पावर 3/2, ये टर्म देखिए कांस्टेंट है। और ई पावर माइनस सिग्मा बाई टू दूसरा फंक्शन दे रखा है। सो ऑल कैन नोटिस कि यहाँ पे पॉलिनोमियल का टर्म आ ही नहीं रहा है। सो अगर पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आर पावर जीरो भी है। थोड़ा ध्यान से समझना है शुरुआत में, तो आर पावर जीरो भी है और एल पावर जीरो भी है। तो हमारे पास आर और एल अगर दोनों पावर जीरो हैं तो इसका मतलब एल तो जीरो हो गया कंफर्म। और हमारे पास चूंकि n-l-1 भी जीरो ही आ रहा है तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अगर n 1 आ गया और l 0 आ गया तो यू कैन इजीली राइट कि सबशेल का नंबर क्या हो गया, 1s। क्लियर हुआ, हमारी सबशेल कौन सी हो गई, 1s। लाइकवाइज यू कैन ट्राई सम मोर ऑप्शंस, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एक दो अपने आप ट्राई करेंगे तो जल्दी क्लिक कर जाएगी बात। बहुत बेसिक है, आपको सिर्फ दो बातों पे नोटिस करना है। पहला कि आपकी आर पावर कितना कॉमन है, दूसरा टोटल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। लेट्स से आई एम अटेम्प्टिंग दिस सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 1/2√2 a0 पावर 3/2 ये कांस्टेंट हो गया। ई पावर माइनस r/2 a0 ये भी कॉन्स्ट एक एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। पॉलिनोमियल डिग्री कितनी बची, 2 - r/a0। क्या हम इसमें r कॉमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। r कॉमन नहीं कर सकते हैं मतलब l की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, बिकॉज r पावर l की वैल्यू हमारे लिए एक्चुअल में कितनी बन रही है, जीरो। तो l जीरो हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हमारे पास n-l-1 वो कितनी बन रही है, लीनियर है, देखिए 2 - r/a0 इज लीनियर इक्वेशन। l इज जीरो सो n विल बी हियर 2। सो आई कैन इजीली राइट ये 2s का फंक्शन है। बस एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आना है, कोई भी एक वेव फंक्शन लिखा होगा, आपको n और l फाइंड आउट करना है, फिर उससे और भी बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी करना सिखाता हूँ। थर्ड पार्ट में देखिए अगले सवाल को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है। ये देखो एक कांस्टेंट टर्म है, r/a0 में r कॉमन कर सकते हैं, देखिए अब बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास जो अब l की वैल्यू है वो 1 हो गई। समझ आ गया क्यों, बिकॉज r/a0 में r पावर 1 आ रही है डायरेक्टली। और अब पॉलिनोमियल की नेट डिग्री कितनी बची है, अगर हम r पावर 1 को सेपरेट करते हैं तो कोई पॉलिनोमियल और है नहीं। उसके बाद देखो एक एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रहा है आपको, क्लियर। तो कैन बी राइट n-l-1 इज जीरो हियर। अभी इस टर्म को भी बहुत ध्यान से देखना है, या जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा n-l-1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियल नोड। तो यहाँ पे n-l-1 जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। एल की वैल्यू आप ऑलरेडी 1 निकाल चुके हो, उसको सब्सटीट्यूट कर दो, कैन वी गेट n2। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 2p, या 2p सबशेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप जाओगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखो, अब बस नोटिस करना है, अगले वाले तीन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट। इसके बाद देखिए ई पावर माइनस सिग्मा बाई टू का टर्म बन रहा है, ठीक है। और बीच में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, सो दिस फंक्शन इज क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बना। बट क्या हम इसमें आर पावर कॉमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो आर पावर अगर कॉमन नहीं होगा इसका मतलब एल की वैल्यू फिर से जीरो हो गई। लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो n-l-1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 2। एल की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो किस ऑर्बिटल का फंक्शन हो गया, 3s। सिमिलरली इफ यू चेक नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आर कॉमन आ रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 पता चल गया। जो बची हुई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 1। सो कैन वी राइट इट एज n-l-1 इज 1। आप ऑलरेडी 1 सब्सटीट्यूट कर चुके हैं, पुट इट दियर। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 1 से इज 3 तो यू विल सॉल्व, इट विल कम आउट टू बी 3p।
क्लियर? सेम प्रोसेस से आप अगले वाले वेव फंक्शन को एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो आपका ये कंसेप्ट एकदम ओके हो जाएगा। ठीक है, करिए। तो अगला पार्ट भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यू कैन इजीली सी नाउ इट इज आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आ गया तो सीधे सीधे आप एल की वैल्यू 2 लिख सकते हो। तो एल की वैल्यू हो गई 2, और आर स्क्वायर कमन करने के बाद कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो एल माइनस 1 इज नाउ 0, एंड एल इज 2 सो एन इज 3, सो यू कैन राइट इट एज 3D। बहुत बेसिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। ये हो गया रेडियल पार्ट डील करना। अब अगला पार्ट डील करना सिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। क्योंकि रेडियल पार्ट पे एडवांस में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैंने स्टैंडर्ड सवाल ही उठाए। वेव फंक्शन पे अभी एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पे एडवांस में कोई बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आया, सो यू कैन से कि अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे हैंडल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब इसका कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे इसको डील करते हैं। तो देखो क्या होता है कि अगर हम एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डील कर रहे हैं तो उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो पहले अलग से लिखे देता हूँ। सो वन थिंग इज कि अगर आपका एस का फंक्शन है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है। अगर आपका एस वाला फंक्शन है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है। सो एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर लो इस चीज को, इंडिपेंडेंट ऑफ, या बाद में मैं आपको फाइल भी शेयर कर सकता हूँ तो आप उससे भी देख लीजिएगा। सो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी वेव फंक्शन दिख रहा है जिसमें थीटा और फाई इंडिपेंडेंट दिख रहा है, इट मीन्स यू आर डीलिंग विथ एस ऑर्बिटल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके नोटिस में होनी चाहिए यहाँ पे वो है कि जो जेड कंपोनेंट है, जो भी आपका जेड कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई होता है। सो जेड कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। तो जेड कंपोनेंट का मतलब जैसे आपका पी का फंक्शन डील कर रहे हो तो पी जेड, डी का फंक्शन डील कर रहे हो तो डी जेड स्क्वायर। तो इनके लिए हमेशा फाई का जो टर्म होगा वो उससे इंडिपेंडेंट फंक्शन आएगा। तो अगर ये दो इंफॉर्मेशन पे अगर आप ध्यान देते चलोगे तो आप फंक्शन डील कर लोगे। दूसरी चीज नोटिस करनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चूंकि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज थीटा एंड फाइव। और अगर क्वांटम नंबर्स के टर्म में समझाऊं तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली एन एंड एल। तो बेसिकली एल एंड एम। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन था वो दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था, एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन जो है ये दो पार्ट पे, दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एल एंड एम। एल इज लाइक एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो साई एज अ फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई आएगा, तो एस ऑर्बिटल का फंक्शन हुआ। और अगर इसका जेड कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फाई आ जा रहा है तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ फाई फंक्शन दिखेगा तो वो जेड कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो वो पी जेड का फंक्शन होगा या डी जेड स्क्वायर होगा। और अगर आप इसी में एजिमुथल क्वांटम नंबर को और इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आप फाइनली एग्जैक्ट ऑर्बिटल बता पाओगे। तो अब देखो जैसे मैंने फंक्शंस लिखे हैं, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी इस पे जे एडवांस में कोई बहुत प्रॉपर क्वेश्चन आया नहीं है। तो इसका अगर फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आएगा तो यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एक और पार्ट आपको यहीं पे बता देता हूँ। बेसिकली हमारे कोर्स के हिसाब से एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर हम डील करते हैं अपने कोर्स के हिसाब से, तो हमारे लिए पी एक्स पी वाई पी जेड में आप एल की कोई भी वैल्यू किसी को भी असाइन कर सकते हो। बट बाय कन्वेंशन, अगर आप थोड़ा सा कन्वेंशनल वाले रूल फॉलो करो, तो जो जेड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग जीरो लिखते हैं। सो रूल इज बाय कन्वेंशन। लेकिन ध्यान रखना ये कन्वेंशन है और हमारे कोर्स में आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अगर हम हायर स्टैंडर्ड पे डील करेंगे तो बाय कन्वेंशन जो हमारा जेड कंपोनेंट है वो जीरो लिखा जाता है। सो बाय कन्वेंशन एम इक्वल टू जीरो इज फॉर जेड कंपोनेंट। ठीक है, बट ध्यान रखना ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मतलब इसे चेंज किया जा सकता है। कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करेगा, बोलेगा आप सारे ऑप्शन ऑन कर दो, तो सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। हमारे कोर्स के हिसाब से ये कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता है, तो आप पी एक्स पी वाई पी जेड किसी को भी जीरो लिख सकते हो। बट अगर आप स्टैंडर्ड रूल केमिस्ट्री का फॉलो करना चाहते हो तो एज पर स्टैंडर्ड रूल आपका जेड कंपोनेंट जो है उसके लिए जीरो, एम इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। बाकी वैल्यूज हम प्लस माइनस एज पर डिस्टेंस फ्रॉम जेड लिखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से लिखूं मैं, तो अगर आप पी जेड का कंपोनेंट लिख रहे हो तो उसके लिए एम इक्वल टू जीरो लिखेंगे। लेट अस से आई एम डीलिंग विद पी जेड, तो जो पी जेड कॉम्पोनेंट है इसके लिए हमारा एम इक्वल टू जीरो होगा। पी एक्स और पी वाई के लिए ऑप्शन है,
अगर आप इसको +1 लिख रहे हो तो ये -1 हो जाएगा, और अगर आप pz को -1 लिखोगे तो px +1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है, अगर पहला वाला केस लगेगा तो पहला वाला लगा दीजिए, दूसरा लगेगा तो दूसरा, दोनों अलाउड है। सिमिलरली अगर हम डी के लिए इसी बात को लिखना शुरू करें तो dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz², ये पांच हमारे ऑर्बिटल हैं डी में, dx² y² एंड dz²। सो जो dz² है वो z के ऑर्बिटल के क्लोजेस्ट है, तो इसके लिए हम इक्वल टू 0 लिखना है। उसके बाद के जो दो डी कंपोनेंट है वेट इज वाई जेड एंड एक्स जेड, इनके लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम इज -1 एंड +1। तो वो मैंने जैसे पिछले वाले केस में बताया वैसे ही आप रिप्लेस करके लिख सकते हो। सो फॉर डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड एम वैल्यू इज आइदर -1 और +1। तो अगर आप इसको +1 लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा, और अगर इसको -1 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचे दो ऑर्बिटल हैं z से फारदेस्ट, दैट इज dxy एंड dx²y²। सो फॉर देम इफ यू राइट m, तो अगर इसको आप +2 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली -2 हो जाएगा, और अगर इसको -2 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा। समझ गए बात को? बट एज आई टोल्ड यू कि हमारे कोर्स सिलेबस के हिसाब से एडवांस के कोर्स में भी अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है जब तक क्वेश्चन में क्लैरिटी से ना लिखा जाए दैट यू हैव टू अज्यूम z कॉम्पोनेंट एज m0, तब तक आप इनमें से कोई भी रिजल्ट्स के लिए यूज करने के लिए बाउंड नहीं हो। यूज करते हो इट्स गुड, एडवाइजेबल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आगे की चीज समझ के सवाल सॉल्व कर रहे हो। बट एडवांस वाले क्वेश्चन में इसके लिए आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। अगर आप दूसरा ऑप्शन लिखोगे तो बाद में, पहले तो आंसर आईआईटी वाले ऑटोमेटिकली सही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम बाद में इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई कम टू द क्वेश्चन। तो मैंने बेसिक बातें आपको बता दी इंटीग्रल पार्ट कैसे डील करना है। तो दो बातें मैंने पहले ही बता दी कि अगर फंक्शन थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट आएगा तो ये एस कॉम्पोनेंट है, अगर ये फंक्शन हमारा फाई से इंडिपेंडेंट आएगा तो ये जेड कॉम्पोनेंट है। और तीसरी बात बताइए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर से हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से एल को डील कर रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फंक्शन है, मतलब ऑल्दो अब सही टर्मिनोलॉजी नहीं है लेकिन आपको थोड़ा मैथमेटिकली समझना है, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह के टर्म है, तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन होगा वो L=1 का केस होगा। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन 2 थीटा जिसको आप 2 पावर में ब्रेक करके लिख सकते हो, तो अगर ऐसे फंक्शंस हैं देन दे बिलोंग्स टू L=2। अब देखो मैं एक एक करके डील करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला फंक्शन देखो, अगर आप नोटिस करोगे, सो ऑल ऑफ यू कैन नोटिस दैट साई थीटा फाई = 1/√पाई। तो देखो ये थीटा और फाई दोनों से इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन राइट सर्टेनली एस ऑर्बिटल है। तो बस अब जो क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी बोला कि इसका अभी तक कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल पर नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है, सो यू कैन फाइंड अ न्यू क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट। सो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डील करना सीखना है। सो फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई है, तो आई कैन इजीली राइट यहाँ पे L=0 आएगा, M=0 आएगा, और ये हम एस ऑर्बिटल डील कर रहे हैं या 1s ऑर्बिटल डील कर रहे हैं, अगर बहुत प्रिसाइसली लिखना है तो। अगले वाले पार्ट को अगर हम डील कर रहे हैं तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे L=1 का केस बनेगा, क्योंकि पावर हमारा 1 बन रहा है। और m की पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे तो देखिए फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है तो 0 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस फंक्शन को अगर डील करूँ तो ये बेसिकली 1s के लिए हो गया, बहुत अगर प्रिसाइसली लिख दूँ तो। अगले वाले फंक्शन को अगर हम मेंशन करेंगे, इवन 1s लिखना ठीक नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल कंटाउंड पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, केवल s की वैल्यू लिख रहा हूँ, एजीमुथल कंटाउंड पर डिफाइंड है, सो आई कैन राइट इट एज s ऑर्बिटल। अगले वाले केस को अगर मैं चाहूँ तो इसको pz ऑर्बिटल लिखेंगे, लेकिन मैंने इसमें कन्वेंशन बताया कि आपको z कंपोनेंट को व्यूअर्स एक्सेस मानना है। नॉर्मली केमिस्ट्री में हम किसी भी मॉलिक्यूल को जिस एक्सेस के अलोंग ऑब्जर्व करते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज व्यूअर्स एक्सेस। तो pz ऑर्बिटल को हम लोग 0 मान रहे हैं। तो L=1 M=0 को ऑल्दो आप p के किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे पहचाना मैंने? कॉस थीटा की पावर चेक करी, कॉस थीटा पावर इज 1, तो ये डेफिनेटली L=1 का केस हो गया, मतलब p सबशेल लिखना है। M=0 का केस अभी मैंने सिखाया है, फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है तो आई कैन इजीली राइट इट एज pz। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन देख के इसको pz लिखना पड़ेगा, बट pz को हम =0 लिखेंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे कोर्स के हिसाब से हम इसको 0 -1 +1 कुछ भी लिख सकते हैं। बट मैंने बताया हायर स्टैंडर्ड पे एडवांस रूल्स आर दैट व्यूअर्स एक्सेस इट जेड एक्सेस एंड इट्स अ कन्वेंशन। सारे साइंटिफिक कम्युनिटी इसको फॉलो करते हैं। तो अगर जेड एक्सेस को व्यूअर्स एक्सेस लिख रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में 0 1 +1 -1 लिखा जाता है, तो ये M=0 का केस हो गया। नेक्स्ट केस का फंक्शन अगर आप देखोगे तो इट्स गिवन साइन थीटा e⁻−i⁵। तो आप नोटिस करो, देखो यहाँ फाई का फंक्शन आ रहा है, जब फाई फंक्शन में आ रहा है इसका मतलब अब ये px या py में से कोई एक केस है।
ठीक है। अब हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि फंक्शन में हमें क्लैरिटी से पता चल गया है, यहाँ पे एल इक्वल टू वन आएगा और एम इक्वल टू या तो प्लस वन लिखेंगे या माइनस वन लिखेंगे। तो यहाँ आई फाई लिखा है ना, तो पावर में देखो प्लस है तो प्लस वन लिखते हैं, और नीचे वाले फंक्शन में देखो माइनस आई फाई है तो इसको एल इक्वल टू वन एम इक्वल टू माइनस वन लिखते हैं। सो पूरा मैथमेटिकल है, बहुत डिटेल मैथ्स में नहीं एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में उतना है नहीं और अभी तक एडवांस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर पहली बार सवाल आएगा तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आएगा, इसलिए उतनी ही फंडामेंटल बात सिखा रहा हूँ। इससे ज्यादा अगर हम सीखेंगे तो एनर्जी एग्जॉस्ट होगी और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट द टाइम, क्योंकि वी आर वेरी मच क्लोज टू आवर एग्जामिनेशन। तो हमें अभी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, उतना सिखा दे रहा हूँ जितना पॉसिबल है। अगर आईआईटीज अपने सिलेबस की बाउंड्री को ब्रेक करके भी आगे जाएंगे तो डेफिनेटली इसके आगे जाने का चांस बहुत रेयरेस्ट है। सो एल इक्वल टू वन एम इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब हमारे पास दो चॉइस है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस वन और माइनस वन को हम पी एक्स पी वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हो गई, आई कैन राइट दिस आंसर एज आइदर पी एक्स और पी वाई। बट ध्यान रखना है कि अगर इसको पी एक्स या पी वाई में से पहले वाले को पी एक्स लिख दिया तो ऑटोमेटिकली अगला वाला कौन सा हो जाएगा, पी वाई। तो ध्यान ये रखना है, एक डिफाइन हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक डिफाइन हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अगर मैंने इसको पी एक्स लिखा या पी वाई लिखा तो ऑटोमेटिकली अगला वाला डिफाइन हो जाएगा, ये पी वाई और ये पी एक्स होगा। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिन क्वांटम नंबर डील करते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एक स्पिन अगर डिफाइन हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अदरवाइज प्लस हाफ और माइनस हाफ कोई भी क्लासिकल एनालॉग को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप किसी को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिख सकते, दे इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, पी एक्स पी वाई अगर हमारे पास डिफाइंड है तो पी एक्स डिफाइन कर दोगे तो पी वाई पता चल जाएगा, पी वाई डिफाइन कर दोगे तो पी एक्स पता चल जाएगा, राइट। देन अगले कंपोनेंट पे जाओ तो अब देखो यहाँ का कंपोनेंट अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, देखो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर फंक्शन में चला गया, और वन को भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो बेसिकली स्क्वायर फंक्शन में चल रहा है। अगला वाला फंक्शन देखोगे तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में डील कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगले केस में देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। आई होप आप समझ गए पहले सारे केस। तो ये सारे केस आपको समझ में आ गया। अब डी सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एल इक्वल टू टू के केस है। और पहला वाला फंक्शन देखो इंडिपेंडेंट ऑफ आई है तो वो डी जेड स्क्वायर हो गया। अगले वाले फंक्शन में देखो आई फाई आ रहा है तो वो एम इक्वल टू प्लस वन हो गया। ई पावर माइनस आई फाई है तो एम इक्वल टू माइनस वन हो गया। ई पावर टू आई फाई है तो एम इक्वल टू प्लस टू हो गया। ई पावर माइनस टू आई फाई है तो एम इक्वल टू माइनस टू हो गया। मैंने सारे केस एक साथ बता दिया, फटाफट ध्यान से देखो। किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताएगा, मैं एक बार और आपकी हेल्प करूंगा। तो सर अब मैं अगर फंक्शन के टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आई विश आप समझ पा रहे हो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। सर अगर एग्जाम में अगर डी एक्स वाई को अगर हमने गिवन बोल दिया कि जीरो है, तो बाकी की वैल्यू को कैसे असाइन करें? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेसिकली वहां पे हम किसी भी ऑर्बिटल को कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, इट हैज नो रूल। अगर आप कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन राइट एनी रूल, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी कोई भी नंबर असाइन कर दो। इफ यू आर फॉलोइंग अ कन्वेंशन देन आई हैव टोल्ड यू द रूल। एंड सिंस इन आवर सिलेबस दिस कन्वेंशन इज नॉट लाइक डिफाइंड, और बेटर टू से हमारे कोर्स के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं बताया जाता हमें, तो आप कोई भी केस ले लोगे आपके लिए चलेगा। पॉइंट समझ गए व्हाट आई सेड? लाइक फॉर योर लाइक एग्जामिनेशन यू कैन राइट एनी वैल्यू एनी फंक्शन। फंक्शन देखिए आपको एन और एल ठीक से लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने पहला फंक्शन लिखा तो यहाँ ये डेफिनेट है, यहाँ पे एल की वैल्यू टू और एम की वैल्यू जीरो ही आनी है, वो डिफाइंड है। ये एल इक्वल टू वन एम इज इक्वल टू जीरो, ये डिफाइंड है क्योंकि फाइव के फंक्शन से इंडिपेंडेंट है। और जब ये फाइव से इंडिपेंडेंट है तो ये सर्टेनिटी से आपको डीजेड स्क्वायर ही लिखना है। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर वेव फंक्शन प्रॉपरली लिख के दे दिया जाएगा देन यू कैन डिफाइन। वेव फंक्शन प्रॉपरली नहीं लिख के देंगे देन इट इज अ चैलेंज। अगर केवल एन और एल लिख के बोल दिया जाए तब आप नहीं बता सकते। अभी ये डी जेड स्क्वायर कन्फर्म है। अगला वाला केस अगर हम मार्क कर रहे हैं तो हमें वहां भी क्लैरिटी से पता है। नेक्स्ट वाले केस में दिस इज एल, सॉरी नॉट एल वन, एल इज टू हियर, जस्ट माई मिस्टेक। इट्स बेसिकली एल टू, क्वाड्रेटिक फंक्शन है एल टू एम जीरो, सो इट इज डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट वाले केस में हमने फिर से एल टू लिखा और अब एम की वैल्यू लिखेंगे तो ये प्लस वन लिख रहे हैं। तो अब आप इस केस को जब प्लस वन लिख रहे हैं तो ये डी वाई जेड या डी एक्स जेड में से कोई भी एक केस लिख सकते हो। सो यू कैन राइट डी वाई जेड और डी एक्स जेड। सिमिलरली अगला केस जो डील करेंगे तो ये एल टू एम माइनस वन है। सो अगेन अगर पहले वाले को डी वाई जेड लिखा है तो ये डी एक्स जेड या डी वाई जेड बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट अगर हम डील कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट में ये एल इज इक्वल टू टू और एम इज इक्वल टू प्लस टू हो गया।
m+2 हो गया, तो ऑप्शन आर dx² y² और dxy, जो कि अगले वाले ऑप्शन में रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला केस फिर से L2 है, और ये m=2 है, तो ऑप्शंस विल बी dxy और dx²y²। एक डिफाइंड है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ dx²y² लिख रखा है तो ये dx²y² नहीं हो सकता, ये dxy होगा। ठीक है। सो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों डील करने आ गए आपको। सर थर्ड एक चीज पार्ट। पूछना था। हाँ। सर एक चीज बस पूछना था, लाइक अगर से कोई ऐसा टर्म रहा साइन थ्री थीटा टाइप का, तो फिर वहां हम तब लोग फिर से अगले वाले कुछ फंक्शन पहुंच जाएंगे एफ, ऑल्दो एफ हमारे कोर्स में नहीं, मैंने बोला ना अभी ऑलरेडी कोर्स की बाउंड्री ब्रेक कर रहा हूँ, और बियॉन्ड सिलेबस जाओगे तो फिर और टेक्निकल जाएगा। इफ यू गो फॉर एफ ऑप्शन तो ये पावर 3 में जाएगा। बिल्कुल सही है, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है, वैसे ही आएगा। वहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर 3 में पहुंचेगा। साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन आएंगे, ऑल्दो आई एम नॉट नोन अबाउट एग्जैक्ट फंक्शन। अब केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल है तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग आउट इट, बट मैथमेटिकल रीजनिंग जो आप लगा रहे हो उसके बेसिस पे एकदम सही बोल रहा हूँ, पावर 3 पे ही जाएगा। अब वो पावर अलग अलग हो सकती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन सकता है, मतलब वो सम करना पड़ेगा, बट पावर 3 बनेगी डेफिनेटली। ठीक है। ओके। सो अब इसके बाद ये दो पार्ट हो गए, तो बेसिकली सर वेव फंक्शन देख के पहले आपको एन एल और एम पहचानना सीखना है। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके बाद आ सकता है वो रेडियल नोड एंगुलर नोड की पोजीशन फाइंड आउट करना है। वो बहुत आसान है। रेडियल नोड के केस में साई आर को जीरो कर देना है, एंगुलर नोड में साई थीटा फाई जीरो कर देना है, जो आप सब जानते हो। मैं उस पार्ट का अभी बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इफ इट इज नॉट क्लियर तो अभी क्वेश्चन के फॉर्म में क्लियर करा दूंगा। अब बस एक लास्ट पार्ट और सीखना है, वो है वेव फंक्शन प्लॉट करना। सो वी हैव टू लर्न फंक्शन साई आर वर्सेज आर, साई स्क्वायर आर वर्सेज आर, 4πr², साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का फंक्शन स्टडी करना है। अगर आपके डाउट्स लगे तो आप मार्क कर लो, मैं लेक्चर के एंड में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू वाइंड अप द थिंग्स सो दैट हमारे लेक्चर में चीजें कंप्लीट हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह गया तो आप नोट डाउन कर लो। एट द एंड ऑफ लेक्चर आई डेफिनेटली टेक इट। फिर जितना भी टाइम चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अभी मैं चीजें वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सो आई एम ट्राइंग कि उनका बहुत टाइम ना जाए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिसीजन के साथ मुझे कंप्लीट करना है। तो आई एम डूइंग दैट, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। आपके डाउट्स डेफिनेटली ले लूंगा, क्लास के एंड में बस पूछ लीजिएगा। ठीक है। अभी मैं अगला पॉइंट सिखा रहा हूँ आपको फंक्शंस में तीन। एक पार्ट मैंने समझा दिया, पहले आपको वेव फंक्शन देके एन एल एम पहचानना सीखना है। दूसरा पार्ट है कि अगर वेव फंक्शन गिवन है तो आपको लाइक रेडियल नोड एंगुलर नोड नंबर और उनकी पोजीशन एंड लोकेशन फाइंड आउट करना है। वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में सिखा दूंगा। अदरवाइज आप जानते हो कि रेडियल नोड के लिए साई आर जीरो करना है, एंगुलर नोड के लिए साई थीटा फाई जीरो करना है, और लोकेशन फाइंड आउट कर लेनी है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेव फंक्शन डील करना सीखना है इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स। सो साई आर वर्सेज आर, साई स्क्वायर आर वर्सेज आर, और 4πr², साई स्क्वायर आर वर्सेज आर, तीन तरह के प्लॉट बनाने होते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैथमेटिकली भी प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन का टाइप सिखाया है। सो फंक्शन इज बेसिकली अ कांस्टेंट, अ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन में कांस्टेंट, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल है, तो कोई भी फंक्शन अगर r=0 सेटिस्फाई करेगा तो जीरो से स्टार्ट होगा, r=0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉन जीरो से स्टार्ट होगा। e⁻⁻x का फंक्शन है तो इनफाइनाइट पे जाके उसको जीरो टेंड करना ही करना है। और फंक्शन में जितने रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी बेसिकली फ्रॉम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल डिग्री n-1 है मैक्सिमम, जिसमें आर बार एल कॉमन कर दे रहे हैं, तो r=0 एक रूट अलग हो गया। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री बन रही है वो बन रही है n-l-1, विच इज नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो इतनी ही बार एक्सेस कट या टच हो सकता है, क्योंकि यही नंबर ऑफ रूट्स हैं। आप जानते हो ग्राफ में जो रूट्स होते हैं उतनी ही बार एक्सेस कट या टच कर सकते हैं। तो वही रूल्स मैंने फॉर्मली आपके लिए लिख दिए। जिन्हें नहीं क्लियर है वो नोट डाउन कर लेना, या बाद में आपके लेक्चर में इंक्लूडेड रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देख के लिख लीजिएगा। सो द पॉइंट इज ऑल द प्लॉट स्टार्ट, लाइक अगर हम एस फंक्शन एस ऑप्शन के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो ऑल द प्लॉट्स विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यूज एंड फाइनली टेंड्स टू जीरो। प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर, ये फंक्शन टच करेगा या कट करेगा, डिपेंड करेगा कि साई आर का फंक्शन है कि साई स्क्वायर आर का फंक्शन है। जितने रेडियल नोड होंगे विच इज n-l-1, और हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे बॉल बाउंस करके लोअर डाउन होती जाती है ना, वैसा फंक्शन का ग्राफ बनेगा। और यही ग्राफ अगर 4πr², साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाएंगे एस सबशेल के लिए, तो अब चूंकि इसमें देखो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया है, तो फंक्शन जीरो से स्टार्ट होगा। प्लॉट n-l-1 टाइम्स टच होगा। और अब हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी। इस बात पे आपको ध्यान देना है, पहले देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और बाद में देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ध्यान से नोटिस कर लीजिए। सो ऑर्डर विल बी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, उल्टा है। और अगर हम पी डी एफ के लिए यही काम करेंगे तो साई आर वर्सेस आर या साई स्क्वायर आर वर्सेस आर के ग्राफ में जो प्लॉट है वो सब जीरो से स्टार्ट होंगे।
रेडियल नोड जितने होंगे उतनी बार एक्सेस कर दिया टच होगी। सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो आपकी हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक है वो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेज आर प्लॉट करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। सो बेसिकली एस और पीडीएफ में केवल एक डिफरेंस है। एस वाले फंक्शन में साई आर और साई स्क्वायर आर का फंक्शन जीरो से नॉन जीरो से स्टार्ट होगा। पीडीएफ में फंक्शन जो होंगे वो साई आर साई स्क्वायर आर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर सब जीरो से स्टार्ट होंगे। जो कि एस के केस में केवल 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का फंक्शन जीरो से स्टार्ट होगा, बाकी सब नॉन जीरो से स्टार्ट होगा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ दो तीन ग्राफ बता देता हूँ, आप फटाफट एक बार बना के देख लो। सो लेट मी प्लॉट। सबसे पहले मुझे 2s के लिए सारे फंक्शन प्लॉट कर दो, तीनों ग्राफ प्लॉट करने, लाइक साई आर वर्सेज आर, 4 पाई साई आर वर्सेज आर, साई स्क्वायर आर वर्सेज आर, और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेज आर। सो प्रैक्टिस के लिए एक बार क्विकली ड्रॉ कर लो। 2s प्लॉट कर लो आप। 2s के बाद हम लोग प्लॉट करेंगे लेट्स से 4p, एंड देन वी प्लॉट 3d, एंड फाइनली वी प्लॉट 5f। So these four graphs you have to plot: psi r, psi square r, or 4 पाई आर स्क्वायर psi square r. So take a minute and just draw it quickly. Then we proceed further with the questions to complete the chapter. Okay. So let's start. सबसे पहले हमने n l और n minus l minus 1 लिखा. So 2s n2 l0 n minus l minus 1 is 1. 4p is n4 l1, n minus l minus 1 is 2, and then 3d is n3 l2 n minus l minus 1 is 0, and then 4f is n5 l3 और n minus l minus is 1. तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से हम प्लॉटिंग इट फॉर लेट्स से 2s। सो नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, एक बार एक्सेस कट होगी और फिर ये जीरो टेंड कर जाएगा। फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो जो नेगेटिव पार्ट था वो पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक्सेस टच होगी, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक डिक्रीजिंग ऑर्डर रहना है। और जैसे ही 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर बनाओगे तो मैंने बताया था हाइट ऑफ द पीक विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक रेडियल नोड है और ये ऐसे मूव करेगा। ध्यान से देखना है, न्यूक्लियस को रेडियल नोड कंसीडर नहीं करना है। वी हैव दिस इज द ओनली वन रेडियल नोड। ठीक है, क्लियर, समझ गया बात को? दिस इज द रेडियल नोड, न्यूक्लियस को रेडियल नोड काउंट नहीं करना है। आई होप आप सब जानते हो, बहुत खास बात नहीं है। नाउ इफ आई प्लॉट इट फॉर 4p, so in case of 4p it is again like we have two radial nodes, so now it's a p function, so it will start from 0, and then the height of the peak will be in the decreasing order. So एक बार एक्सेस कट, दूसरी बार एक्सेस कट, और फिर ये ऐसे टेंड कर जाएगा। वी हैव टू रेडियल नोड्स, और न्यूक्लियस को नोड नहीं काउंट करना है। वंस यू मेक द स्क्वायर, तो एक बार ये एक्सेस टच, ये दूसरी बार, तीसरी बार में जीरो अटेंड कर जाएगा। ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और जैसे इसका 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर बनाओगे तो बस हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी। इट्स लाइक दिस। थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली भी समझना है तो 4p के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 4p में, उससे कम 3p में, और उससे कम 2p में आएगा। तो अगर आप में से कोई थोड़ा सा भी ध्यान देगा तो आपको इस चीज़ को आसानी से इंटरप्रेट कर ले जाओगे कि इस ग्राफ में जो मैंने तीन मैक्सिमा दिखा रखे हैं, एक ये देखिए आ रहा है, ये एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 4p है, ये लोकेशन ऑफ 3p है, और ये लोकेशन ऑफ 2p है। 1p होता नहीं है, इसलिए देखिए तीन मैक्सिमा आ रहे हैं। ठीक, इंटरप्रिटेशन पार्ट थोड़ा और अच्छा रखेंगे तो बढ़िया समझ आएगी आपको बात। Then we move to the next graph, which is I said for 3D। डी का ग्राफ है, जीरो से स्टार्ट होगा और कोई रेडियल नोड नहीं है, तो एक बार नॉट जीरो से स्टार्ट करके जीरो अटेंड करा दीजिए, वन वे। स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन। और 4 पाई आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करोगे तो नेचर ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, मेरे ड्रॉ करने में आपको सिमिलर हाइट्स लग रहे होंगे, बट डोंट कंफ्यूज, वो हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैल्यूज में चेंज, हम नेचर ऑफ द ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि क्या एक्चुअल फंक्शन बन रहा है, तो नेचर का वर्क बस स्टडी करना है। राइट, चले आगे। नेक्स्ट पार्ट में देखो हम डील कर रहे हैं, दिस इज दिस फंक्शन, नाउ इट इज 5f। सो इन केस ऑफ 5f नाउ वी हैव वन रेडियल नोड। सो एक रेडियल नोड मतलब एक बार एक्सेस कट होगी या टच होगी। सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज इट इज f, एंड वंस इट इज जीरो, सो एक बार एक्सेस कट होने के बाद ये ऐसे चला जाएगा। दिस विल बी द कर्व। स्क्वायर करेंगे तो जो पार्ट पहले एक्सेस में नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, लाइक दिस। और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर करेंगे तो हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक जो डिक्रीजिंग ऑर्डर थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगी, लाइक दिस।
और आप ध्यान से देख सकते हो वी आर प्लॉटिंग इट फॉर 5F। इसके पहले 4F होगा, 3F नहीं होता है। आई विश आप समझ गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट का फंक्शन ग्राफ प्लॉट करना था वो समझा दिया। नाउ आई लीव रेस्ट ऑफ द चैप्टर थ्रू क्वेश्चंस, क्योंकि कंसेप्ट वाइज आपने मुझसे इतना ही पूछा था। सो लेट मी प्रोसीड विथ थ्रू क्वेश्चंस नाउ। सो पहले तो एक क्वेश्चन मैं एडवांस वाला ले लेता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लिक करना सीख जाओ। दिस इज अ जे एडवांस क्वेश्चन डायरेक्टली, सो दैट आप कंसेप्ट भी समझ जाओ साथ साथ। सो इट्स गिवन द वेव फंक्शन आई एन एल एम एस द मैथमेटिकल फंक्शन, और ध्यान से थोड़ा आईआईटी की लैंग्वेज भी देखें वो कितनी प्रिसाइसली लिखते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाइ। The electron is characterized by the quantum number n, l, m, m. R is the distance from the nucleus. Theta is co-latitude। और ये सारे टर्म हमारे पढ़े होते हैं, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा नोटिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि एडवांस वाले लोग अननेसेसरी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब थीटा इज कोलेटिट्यूड, फाई इज एजीमुथ, इस पर अगर आप नहीं भी ध्यान दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन जिसमें हमें इसकी कोई बहुत नीड नहीं पड़ने वाली है। अब देखो हमारे पास 3x4 की मैट्रिक्स थी, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर उसके लिए भी 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो एडवांस के पेपर का फॉर्मेट ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है, तो नए क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखना है। सो लेट मी बिगिन। आप बातों को फटाफट देखते हुए चलेंगे तो समझ जाओगे आसानी से। सो 1s का फंक्शन है, साई एन एल एम फंक्शन गिवन है, आपको एक पार्ट दे रखा है। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। तो हमें बेसिकली देखो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी डील करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है। फर्स्ट केस गिवन 3 3p। सो फॉर 3 इट इज 2pz। 2pz का फंक्शन अगर आप देखोगे तो जो फंक्शन दिया है वो ठीक दिया है। जो गिवन फंक्शन p में दे रखा है, इसके लिए अगर हम n-l-1 कैलकुलेट करें, n-l-1 अगर कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड इसमें देखो 1 दिख रहा है। नंबर ऑफ रेडियल नोड इसमें 1 दिख रहा है, सो इट कैन नॉट बी 2pz बिकॉज 2pz इज n इक्वल टू 2, p is n equal to 1, so 2 minus 1 will be 0, so 3 cannot match with 1, 3 cannot match with p। क्लियर? ये लिख दो, ये बात समझ गए आप जो मैंने बताया। 2pz के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, n-l-1 इज 0, सो इसका ग्राफ p से मैच नहीं कर सकता। सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 2 2p, सो 2s का फंक्शन गिवन है, एक रेडियल नोड आएगा कंफर्म है और p से मैच कर रहा है, सो दिस इज योर आंसर, जो आप आसानी से समझ जाओगे। देन 4 4r, 3dz² लिखा है, एक्स वाई जेड इसका नोडल प्लेन है, तो आपको पता है dz² जो ऑर्बिटल होता है, इसके केस में आपको क्लैरिटी से पता है इट हैज नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0 बट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2। ध्यान से रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एस ऑर्बिटल से कंपेयर करोगे तो एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन भी 0 होता है, रेडियल नोड भी 0 होता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉन जीरो रेडियल नोड एंड 0 नोडल प्लेन, देन इट इज dz²। So number of nodal plane 0, number of radial, sorry, number of angular node, not radial node. It's number of angular node. My mistake. So make it correct. So number of angular node is 2. So non-zero angular node and nodal plane 0 is dz²। और यहाँ पे जो angular node का type होता है that is conical node. So type of angular node is conical node. So we have two conical nodes इन केस ऑफ dz²। शेप आप सबने देखा होगा तो वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ। तो 3dz² में जैसे एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन लिखा तो दैट सर्टेनली बिकम्स इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन से 1 2 एंड s, सो 1s ऑर्बिटल के लिए 1 रेडियल नोड नहीं हो सकता है, ये भी आसानी से क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है फॉर He प्लस आयन ओनली इन करेक्ट कॉम्बिनेशन, सो इट्स गिवन 1 1r। सो 1 इज गिवन, फंक्शन ऑफ 1 इज गिवन, इट्स करेक्ट। आर से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये बात नोटिस करने की है। ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज बेसिकली साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर का फंक्शन अगर आप देखोगे तो एस का फंक्शन जो है वो हमेशा नॉन जीरो से स्टार्ट होता है फॉर साई आर वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। दोनों ग्राफ नॉन जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो इनकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी दैट विल बी सर्टेनली हाईएस्ट एट न्यूक्लियस। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। देन इट इज गिवन 1 1 एंड s। तो 1 1 तो क्लियर है, एस वाला पार्ट आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बोर मॉडल का रूटीन क्वेश्चन है, स्किप कर रहा हूँ।
So it's given energy of needed to excite the electron from n equal to n equal to 4 2 is 27 by 32 times the energy needed for the excitation of electron from n equal to 1 2 to 6. वो आप चेक कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, तो वो भी करेक्ट है। सी पार्ट में दे रखा है 1 3 एंड आर। सो अगर आप 1 और 3 फंक्शन देखोगे तो आप डेफिनेटली देख सकते हो 3 के फंक्शन में कॉस थीटा कटा हमारा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन के में कॉस थीटा कटा हमारा है, थीटा कटा हमारा है, तो ये सर्टेनिटी से 1s नहीं हो सकता है, क्योंकि बताया था एस का फंक्शन थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। सो सी का ऑप्शन 1 3 आर हो ही नहीं सकता, यही आंसर है। और अब देखो यहीं पे अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन की थोड़ी स्मार्टनेस देखो, सिंस इट इज अ लेंथियर क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूरा सवाल पढ़ा समझा और 2 ऑप्शन सॉल्व करे, तो तीसरा ऑप्शन देखो उन्होंने बोनस में दे दिया। बोनस में कैसे दे दिया कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि एच ई प्लस के लिए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन मार्क कर लिया है, तो इसका मतलब जो बचे हुए कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है। अगले वाले पार्ट में उसने करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, तो कैन यू मार्क इट डायरेक्टली 1 1s, जो बी ऑप्शन लिखा है 1 1s, वो डायरेक्टली मैच हो जा रहा है। या और प्रिसाइसली बोलो तो आईआईटी ने फोर्स करा के आपको एस ऑप्शन चेक करना है। दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर किसी ने पिछले सवाल में एस को स्किप करके अगला सवाल करने की कोशिश करी तो भी अटक जाएगा, और अगर एस करके आगे बढ़ा तो भी हो जाएगा। अब जो स्मार्टली डील करेंगे उन्हें बिना करे भी पता चल जाएगा, बिकॉज फॉर 42 इफ आंसर इज सी सर्टेनली इनकरेक्ट, देन 1 1s इज करेक्ट, देन 43 वी नीड नॉट टू सॉल्व। तो जो बोहर मॉडल वाला पार्ट है वो बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब यही स्मार्टनेस सीखनी है। क्वेश्चन बहुत सारे लोग सॉल्व कर देंगे, सब लोग डिस्कस कर सकते हो, आप सबको आता है, बट जो स्मार्टनेस सीखनी है वो ये है कि अगर आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो थर्ड क्वेश्चन के केस में आपको डेफिनेटली सॉल्व नहीं करना है। और सेकेंड क्वेश्चन में भी सॉल्व करते टाइम आप बोहर मॉडल वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, जो आईआईटी ने आपको एडवांटेज की तरह दिया, बिकॉज क्वेश्चन लेंदी था, पूरी बात समझ के करने में टाइम लगना था। सो उन्होंने स्मार्ट बच्चे के लिए इतना टाइम सेव करा, इसलिए मैंने आपको याद हो तो ओरिएंटेशन सेशन में बताया था, केमिस्ट्री में सवाल सही करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, एक बेसिक बात है, कम टाइम में सही करना होता है। तो टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको प्रिसाइसली डील करना आना चाहिए। देन बाकी ऑप्शन भी अगर आप चेक करोगे तो इजीली समझ जाओगे, जैसे 1 4 एंड आर दे रखा है तो 1s में एक्स वाई नोडल प्लेन नहीं हो सकता, आप आसानी से डिस्कार्ड कर दोगे। 1 1 एंड पी चेक करेंगे तो पी फंक्शन नहीं हो सकता 1s का, क्योंकि एक रेडियल नोड दे रखा है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज गिवन 2 1 एंड क्यू, तो 2 वाला फंक्शन 1 वाले के ऑप्शन से मैच नहीं करा सकते, क्योंकि 2s का फंक्शन है। तो 2s के फंक्शन में पावर मैंने आपको सिखाई थी -ZR/A0 होता है ना, तो उसमें A0 की जगह n से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, R/n टाइम्स A0 होता है। तो यहाँ पे देखो वो ट्रिक भी यूज करी, ऑल्दो इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ज्यादातर टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी इसको स्किप करा, इसीलिए मैंने आपको एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन सिखाया और आपको बोला था कि n की वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल टर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो उसने रेडियल पार्ट नहीं दे रखा, और तो उससे भी समझ आ जाएगा, अगर आप रेडियल पार्ट वाला फंक्शन भी देखोगे तो फटाक से समझ में आएगा कि आर के फंक्शन में है ही नहीं। जब आर फंक्शन है नहीं तो आर पार जीरो है, n - l -1 को जीरो लिखना है, एल जीरो है तो एन की वैल्यू 1 ही बननी है, तो 2 नहीं बनेगी। उससे भी जज कर सकते हैं, बट e⁻−ZR/A0 से कंपेयर करोगे तो भी आपको एन पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट हमने आपको पहले ही बताया कि एडवांस के क्वेश्चन की प्रिपरेशन ऐसे नहीं करी जाती कि क्वेश्चन करना है, प्रिपरेशन ऐसे करी जाती है अगला क्वेश्चन अगर चेंज होके आएगा तो कैसे डील करेंगे। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी देयर। अब मैं फॉर्मली आपको स्टार्टिंग से चलना शुरू कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डिफरेंट एस्पेक्ट डील करते हुए चल रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन, सबसे पहले पार्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस से लाइक आप में से रदरफोर्ड मॉडल सब लोग समझ रहे हो, वहीं से स्टार्ट करा रहा हूँ फटाफट। तो रदरफोर्ड मॉडल में देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़्यादातर चीज़ें आप बहुत आसानी से डील कर लोगे। तो उसमें जो फंक्शन था एन थीटा का, उसकी थोड़ी स्टडी कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कंसेप्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ। सो बेसिकली एन थीटा ये बहुत कॉम्प्लिकेट फंक्शन है। एन आई इज नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, एन इज एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द टारगेट, टी इज थिकनेस ऑफ टारगेट। तो इतनी सारी बातें आप नहीं रिकॉल कर पाओगे, आई नो दैट। इसमें 3 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिनमें सवाल बनता है। सबसे पहले आप थिकनेस ऑफ टारगेट को ध्यान से मार्क कर लो, इसका वेरिएशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको क्वेश्चन में, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। सो थिकनेस ऑफ टारगेट के साथ अगर देखोगे तो मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, एन थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, थिकनेस ऑफ टारगेट पे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप नंबर ऑफ अल्फा इंसिडेंट अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा वेरी करेगा। सेकेंड टर्म जो है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट विच इज जेड, तो उसमें देखोगे तो एन थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। थर्ड टर्म जो, अब इस पे सब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो टू सेव माय टाइम मैं सीधे पॉइंट पे बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे डील करना है। ई एंड के से बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, आर जो है वो टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस है,
तो आर का फंक्शन देखोगे तो 1/r² का फंक्शन है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे तो एन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/r² दिया हुआ है। एंड देन द स्कैटरिंग एंगल, जो सबसे रूटीन बात है, इस पे सवाल बनना ही है। सो एन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴θ/2, या इसी को cosec⁴θ/2 भी लिख सकते हैं। चार रिजल्ट आपको याद रखने हैं जिनसे अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सिंस आई डोंट वांट टू क्रिएट मोर क्वेश्चन ऑन दिस पोर्शन, जस्ट टू सेव टाइम, मैंने एक क्वेश्चन में आपको सारा कंसेप्ट बता दिया है। इससे डिफरेंट क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। क्लियर? देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यू कैन से लाइक दिस वन, जिसमें बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा जाता है। सिंस दिस चैप्टर इज लाइक आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग के केस में बोहर मॉडल है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिजिक्स के एंगल से भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थिंग। आई होप मैक्सिमम ऑफ यू नोज द कंसेप्ट, बट जिनको थोड़ा डाउट है क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि समटाइम्स केमिस्ट्री में फिजिक्स ओरिएंटेशन आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। सो बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। आपको दे रखा है रेडियस ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द इनफाइनाइट t at a particular speed. Let this radius be the true radius. If the radius of calculation for the same nucleus is made by another alpha particle with the half of the earlier speed, then the percentage error involved in the radius of calculation. So basically आपको पता है इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। अल्फा पार्टिकल जहां से थ्रो करा गया वहां पे उसके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी है, इनफाइनाइट से थ्रो करा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। Since it will reach to the closest distance from the nucleus, at that time its total kinetic energy will be converted into electrostatic potential energy, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा, दैट विल बी ½ mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। राइट? क्वेश्चन कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना है, m जो है वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को केमिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेट करना सीखना है। अल्फा पार्टिकल का मोलर मास 4 होता है, 4/Na ग्राम्स होगा, और केजी में कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। सिमिलरली चार्जेस जो लिखेंगे Q1 Q2, उसमें एक टारगेट है, उसका Z यूज करना है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e के बराबर होता है, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड रेस्ट ऑल कैलकुलेशंस आप इजीली कर लोगे। अभी इस क्वेश्चन में चूंकि मैंने कंपैरिजन करना है तो आई नीड नॉट टू सॉल्व इट कंप्लीटली। तो इन दिस क्वेश्चन उसने बोला है कि स्पीड को केवल कितना कर दिया, हाफ कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो रेडिय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है आर, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/v² बन जाएगा। तो अगर हमारी डिस्टेंस r1 थी, अगर हमारे पास v1 स्पीड से पहले प्रोजेक्ट करा और क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस r1 था, तो अगर हमने v2 विच इज v1/2 से प्रोजेक्ट करा, देखिए हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड, तो हमारा जो r2 आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ r1 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज एरर, तो वो हमें लिखना पड़ेगा चेंज इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपॉन r1 × 100। परसेंटेज एरर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू लिखा जाता है। सो इट विल बी 4r1 माइनस r1 अपॉन r1 × 100। सो 300% की एरर हो रही है। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने आपको लाइक रदरफोर्ड मॉडल क्लैरिटी से समझाया। नाउ वी मूव टू सम बोहर मॉडल काइंड ऑफ क्वेश्चन। So this is the question. An electron is present in third excited state of He plus ion. Find the maximum number of spectral lines present in the visible region. Also find the wavelength. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर लोग समझते होंगे कि जब भी हम विजिबल रीजन की बात करते हैं तो बामर सीरीज नहीं सोचना है, बिकॉज बामर सीरीज विजिबल रीजन इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम, और उसमें भी थोड़ा डिफेक्ट है, या बेटर टू से वो भी बहुत परफेक्टली अप्लाई नहीं होता है। तो सिंस यू आर डीलिंग द एडवांस केस, इट शुड बी नोन टू यू वेरी वेल। सो व्हाट विल डू, हमें हाइड्रोजन के केस को अगर स्टैंडर्ड मानते हुए सॉल्व कर दूं, और तो वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको एक केस मानते हुए चलूं, तो हाइड्रोजन के केस में बामर सीरीज अगर विजिबल रीजन हुआ, तो हमारे केस में हमें डील करने का तरीका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो 3 से 2 का ट्रांजिशन होगा। सो दिस इज n = 1, दिस इज n = 2, दिस इज n = 3, this is -13.6 electron volt, this is -3.4 electron volt, and this is -1.51 electron volt. And if you'll calculate the gap over here, it comes out to be 1.89 electron volt. तो अब आप इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 से 2 होगा तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इनफाइनाइट से 2 होगा तो इट विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारे पास एनर्जी है वो अगर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ जाती है तो हम इसे विजिबल रीजन की तरह काउंट करेंगे। ऑल्दो ये बहुत प्रिसाइज नहीं है, ऑल्दो आप ये मान के चलते हो इतना एक्यूरेट आंसर नहीं पूछा जाएगा, बट अगर बहुत एक्यूरेट पूछते हैं तो फिर आपको विजिबल रीजन की 400 नैनोमीटर और 720 नैनोमीटर की रेंज से सॉल्व करके एनर्जी निकालना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करेंगे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि उतना कैलकुलेटिव एडवांस वाले नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कंसेप्ट से अगर चलें तो अगर हम बोहर और एक हाइड्रोजन के केस में विजिबल रीजन अज्यूम कर लें और सेवन्थ ऑर्बिट के बाद बहुत नीड नहीं होती, बट क्लोजेस्ट डेटा में अगर चेक कर लें तो विद लिटिल अप्रोक्सीमेशन, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या बोल रहा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी चेंज अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो डेल्टा ई की वैल्यू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर आती है तो ये हमारा विजिबल रीजन हो जाएगा। ठीक है। बोहर मॉडल बहुत आसान है एडवांस के लिए, बट बोहर मॉडल का क्वेश्चन एडवांस में सही करना बहुत टेक्निकल होता है क्योंकि बिकॉज इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बहुत सारा रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन वहां करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सो अगर हम अब हीलियम प्लस के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हीलियम प्लस के केस में आपने बोला इट इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन n = 4। सो वी हैव टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एंड बी वेरी केयरफुल, विजिबल रीजन तो नहीं लिखना है, आप सबको ही क्लियर होगा इस चीज में। सो वील हैव 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रेंज ऑफ 4 डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो आपको समझाने के लिए एक बार 4 लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एलिमिनेट। ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा अगर इसी में थोड़ी सी ऑर्बिट और ऊपर उठा दूं, देन दिस क्वेश्चन बिकम लिटिल ट्रिकी। अभी आप सबको ऐसे डील करना है कि लेट्स से दीज आर द 4 प्लेसेस। तो हमें एनर्जी ऑफ हीलियम पता है, डायरेक्टली 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। तो दिस एनर्जी इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉरी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is -3.4 electron volt if I'll write it for He plus. This is for He plus. अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फटाफट देखो, आपको सबको समझ आ जाएगा। सो लाइक दिस कैन नॉट बी विजिबल रीजन, आप में से कोई सोचेगा भी नहीं इस बारे में। दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल रीजन क्योंकि आपको एनर्जी गैप बस ध्यान से देखना है, इट शुड बी इन बिटवीन 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल रीजन। सो 3 लाइन्स तो मैंने पहले ही हटा दी, डायमंड सीरीज तो कोई भी नहीं सोच रहा। अगले केस में बामर सीरीज लाइन सोचोगे तो देखो ये भी विजिबल रीजन नहीं आ रही है, क्लैरिटी से आप देख लो। और 13.6 और 6.4 का गैप देखोगे तो ये भी विजिबल रीजन नहीं आ रहा है। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, यहाँ जो विजिबल रीजन की लाइन आ रही है वो पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन है। अब इसी क्वेश्चन को और ट्विस्टेड करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, तो आई कैन राइट द लाइन फाउंड फाउंड विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। तो अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं कैरी कर रहे हैं तो इट विल बी ट्रबल। बाकी आपको एनर्जी निकाल के वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेनी, जो आप बहुत आसानी से कर लोगे। 6.04 में से 3.4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 0.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी, जो सर्टेनली 1.89 और 3.4 के बीच में है। सो यहाँ से आपको डेल्टा ई पता चल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, विच इज 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज 4 से 3 का ट्रांजिशन जो है विजिबल रीजन आएगा। आगे का पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो 1240 में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी को डिवाइड कर दो तो नैनोमीटर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे आगे, छोड़ दो, रूटीन सवाल है, नथिंग रिक्वायर्ड आफ्टर दिस। Then it is another question. Even angular momentum of electron in hydrogen atom is proportional to। अब देखो मैंने बताया स्टार्टिंग में बोर मॉडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें क्विक करने में गड़बड़ी है। तो अगेन रूटीन क्वेश्चन आप सब देख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम अगर हम बोहर मॉडल में लिखते हो तो mvr = NH/2 पाई है। अब इसको रेडियस से देखो लिंक कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को। सो डोंट सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बिकॉज v इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड इन दैट। ध्यान से देखिए, v इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड इन दैट। तो हमारी टेक्निक क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू n है और रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल टू n है। h/2 पाई तो कांस्टेंट है और n की प्रोपोर्शनलिटी डालनी है तो और r पे कौन सी पावर लगानी पड़ेगी, रूट वाले। तो वो ऑटोमेटिकली n/√z बन जाएगा, हाइड्रोजन है तो z वन हो जाना है। तो यू कैन राइट इट एज प्रोपोर्शनल टू √/r।
तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं होता है, बोर मॉडल में बहुत कम चांस है क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी कर पाए। मोस्ट ऑफ द रूटीन क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पे ले चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, थ्री photons originating from excited atomic hydrogen atom is found to have energies of 0.66 electron volt and 1.89 electron volt, 2.55 electron volt. These photon must be originated from। तो देखो आपको पता है कि जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग स्टडी करते हैं उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए सारी लाइंस नहीं बन सकती है। इट इज एक्चुअली मैक्सिमम लाइक स्पेक्ट्रल लाइंस जिसमें हम एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम यूज करते हैं। तो आपको इसमें एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम दे रखा है। तो फर्स्ट कैन यू फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंसेस, जो मैंने 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रखा है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रखा है, और जो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रखा है, ये कौन कौन से ऑर्बिट्स को बिलोंग कर रहे हैं, कैन यू सजेस्ट दैट। तो देखिए 0 मैं सारे केस लिख दे रहा हूँ। तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सो दिस विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1.51 माइनस 0.85। दिस इज बेसिकली 1.51 माइनस 0.85। अगर डायरेक्ट नहीं, इसीलिए मैंने कहा वैल्यूज याद रखने में समझ आ रही है, अगर आपने सॉल्व करने लगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो 1.51 माइनस 0.85 करेंगे तो ये एनर्जी बेसिकली कहाँ से कहाँ का ट्रांजिशन हुआ, 4 से 3। नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया। सो दिस इज एक्चुअली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ट्रांजिशन हो गया 3 to 2। एंड द लास्ट वन इज गिवन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप हो जाएगा 3.4 से। सो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गैप ऑफ 3.4 माइनस 0.85। 3.4 minus 0.85, this is 2.55 electron volt. So this is a transition of 4 to 2। अब देख लो आप ध्यान से कि अगर मुझे ये सारे ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट करने हैं, सो बेसिकली 4 3 and 2 चार एनर्जी लेवल्स का खेल है। तो लेट मी ड्रॉ। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में आप देख लो, ये सारे के सारे केस एक एटम के साथ नहीं ला, एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं ला सकते आप। सो नंबर ऑफ एटम्स की बात हम लोग कर रहे हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम एक ही बात हुई। तो एक ट्रांजिशन हम डील कर रहे हैं 4 से 2, एक ट्रांजिशन डील कर रहे हैं 3 से 2, और एक ट्रांजिशन डील कर रहे हैं 4 से 3। सो 4 से 3 एंड 3 से 2 ये एक एटम के साथ ला सकते हो आप। 4 से 2 ट्रांजिशन के लिए आपको सर्टेनिटी से दूसरा एटम लगने वाला है। ठीक है। तो मिनिमम तो लाइक इसमें जो सबसे अच्छी कंडीशन होगी वो होगी 2 एटम्स के साथ। बट ये 2 एटम फॉर श्योर नहीं लिखा जा सकता, मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिखा है ना, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। इट्स गिवन मस्ट, मतलब आपको कंफर्म करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड वाला। या तो हमारे पास 2 एटम होंगे या 3 एटम होंगे, मिनिमम दो में आ जाएगा। और तीन अलग अलग से भी ये चीज लाई जा सकती है, तो 2 एटम्स के केस में हर बार आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। गॉट इट। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 4 से 3 आया वो 3 से 2 आने की बजाय सीधे 3 से 1 भी जा सकता है। तो इसलिए हमें तीसरा एटम रिक्वायर्ड होगा। आई होप आप समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, इसको एक और जंप लेना जरूरी नहीं था। तो हमारे केस में 3 एटम भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करें, इसके व्हेनेवर अ हाइड्रोजन एटम इज इमिटेड अ फोटोन इन द बामर सीरीज। तो अब इस केस में कौन कौन से केस बन सकते हैं, एक बार आप ऑप्शंस फटाफट पढ़ो। तो इट्स गिवन इट मे एमिट अनदर फोटोन इन बामर सीरीज। तो अगर एक फोटोन बामर सीरीज में स्ट्राइक कर गया तो n = 2 पे पहुंच गए, फिर फर्दर बामर सीरीज नहीं ले सकते। इट मस्ट emit another photon in the Lyman series, ये परफेक्ट है। The second photon if emitted will have the wavelength of about 122 nanometer।
तो अगर सेकेंड फोटोन इमिट हुआ तो हम n इक्वल टू 2 पे आ चुके हैं। अब अगर n इक्वल टू 2 में आ चुके हैं तो अब हमें n इक्वल टू 1 पे ही जाना है, तो लाइक लाइमन सीरीज वाली लाइन हो गई। तो हाइड्रोजन के एटम में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालिए 122 नैनोमीटर ही बनेगी। और लास्ट में लिखा है इट में इमिट अ सेकेंड फोटोन बट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये इनकरेक्ट बात हो गई। अब देखो बहुत बेसिक बात है, तो इसका आंसर बी एंड सी बन जाएगा, जो आप आसानी से समझ जाओगे। करके दिखाऊं? योर आंसर विल बी बी एंड सी। कैसे आया पता चल गया ना? बेसिकली अगर एक बार बामर सीरीज में ट्रांजिशन हुआ तो अगला ट्रांजिशन सर्टेनिटी से लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन होगा 1240/10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करके देख लीजिए तो आपकी वेवलेंथ यही आ जाएगी। सर लेकिन जरूरी है कि उसके बाद ट्रांजिशन होगा ही, मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वो बार बार सीरीज में ही रह जाए? एन इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता ना, दैट इज नॉट द फाइनल लाइन। जब तक ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक ट्रांजिशन जरूर होगा। मेटास्टेबल किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम स्टेबल टाइम स्टे टाइम है वो 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है, इसके ऊपर वो रुक ही नहीं सकता। तो इट हैज टू गो डाउन। इसीलिए तो उसमें लिखा है इट मस्ट इमिट अनदर फोटोन इन लाइमन सीरीज, वो कंपलसरी है। और उसके में वेवलेंथ भी पता है, क्योंकि अगर एन इक्वल टू 2 पहुंच गए तो अब 1 ही आना है, ऊपर नहीं जा सकते। तो इट में इमिट अ सेकंड फोटोन बट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये भी सही बात नहीं। आपको फोटोन की वेवलेंथ भी पता है बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ 2 to 1। तो वो आपको क्लैरिटी से निकालते बन जाएगा। अगर आप कोई भी कैलकुलेट करके देखना चाहो तो एवरी वन ऑफ यू कैन कैलकुलेट, सिंपल 1240 में डिवाइड करिए, अप्रोक्सीमेटली 122 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? तो अब ये बिल्कुल कैसे है कि अगर आपका एक बार ट्रांजिशन किसी भी एन से स्टार्ट होके 2 पे पहुंच गया तो ये आपकी बामर सीरीज हो गई। मैंने इसीलिए बोला बोहर मॉडल बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि थोड़ा भी आपने अगर लाइन ऑफ एक्शन ठीक से नहीं पकड़ा तो बहुत कंफ्यूजिंग है। और डेटा कैलकुलेशन में अगर आपने ठीक से डेटा नहीं याद करा तो बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एन इक्वल टू 2 अगर बामर सीरीज आ गई तो उसके बाद सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, 2 to 1, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट पहुंचना मैंडेटरी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रोक सकते, उसको ग्राउंड स्टेट ले ही जाना है। हाइड्रोजन के केस में अगर हम 2 से 1 गए हैं तो ये ट्रांजिशन हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में। यहाँ डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो आएगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वेवलेंथ की वैल्यू 1240/10.2 करेंगे, ये आपका नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 122 नैनोमीटर, जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी एंड सी। ठीक है। Then we have taken another question. Given hydrogen atom is in an excited state, emits a photon which has the longest wavelength of Paschen series. Further emission from the atom cannot include the। तो देखो पहले केस में मैंने आपको बताया क्या कंपल्सरी इंक्लूड होगा। अब अगले सवाल में डील करिए क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज का मतलब हुआ मिनिमम एनर्जी। अब देखो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सो वेन एवर इट्स गिवन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रिमेंबर इट एज मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मीन्स फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज है, सो इट इज द ट्रांजिशन ऑफ 4 to 3। सो इट्स गिवन पार्शियल सीरीज फर्स्ट लाइन। तो पार्शियल सीरीज फर्स्ट लाइन मीन्स ट्रांजिशन इज फ्रॉम 4 to 3। इंटरप्रिटेशन शुड बी क्वाइट फास्ट, अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करके फंस जाओगे। तो इट्स गिवन फर्दर इमिशन फ्रॉम द एटम कैन नॉट इंक्लूड, सो इफ इट इज 4 to 3, हम 3 पे पहुंच गए। अब जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो 3 से 2, 2 से 1 और 3 से 1, तीन पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं केवल। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स लाइक दिस। तो अभी हमारा इलेक्ट्रॉन या तो ये मूवमेंट ला सकता है, ये मूवमेंट ला सकता है, और एक ही ला सकता है। तीन पॉसिबल फोटोन इमिट हो सकते हैं इसके बाद। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस अगेन मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज मींस 2 to 1 ट्रांजिशन हो सकता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ये भी सही हो गया, 3 से 1 का भी केस इंक्लूडेड है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, ये भी मिनिमम एनर्जी 3 से 2 इंक्लूडेड है। सेकेंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज यही इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। समझ गए? मतलब मैं क्वेश्चन में अगर ये सारे पार्ट मार्क कर दूं तो
ट्रांजिशन बस मार्क करना है, अगर आप समझ जाओगे तो फटाफट लिखते चले जाओगे ट्रांजिशन। तो सबसे पहले ट्रांजिशन से अगर चल रहे हैं तो ये ट्रांजिशन हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स 2 to 1, सेकेंड लॉन्गेस्ट मीन्स 3 to 1, सेकेंड लॉन्गेस्ट इज 3 to 1, longest Balmer series means again 3 to 2, and second longest is now 4 to 2, जो included नहीं है. Now another question is given: when an electron is reflected by the magnetic field and brought back to the original position by the electric field, then its momentum is. So basically थोड़ा सा फिजिक्स ओरिएंटेशन का क्वेश्चन हो गया. इलेक्ट्रॉन पहले मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करा तो फोर्स बनाएंगे क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेंगे तो क्यू इंटू ई. सो बेसिकली अगर वापस आ गया तो क्यू वी बी की वैल्यू ई इंटू या क्यू इंटू ई के इक्वल कर देंगे. सो फ्रॉम हियर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एज ई बाई बी, एंड सिंस मोमेंटम इज आस्क्ड सो इट इज एम वी, सो एम ई बाई बी. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते केमिस्ट्री में इस तरह का सवाल, इसलिए गलती कर देते हैं. वो कंसेप्ट आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन विल डील इज: if AN is the area enclosed by the nth orbit of the hydrogen atom, the graph of ln of AN upon A1 against ln of n. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी ट्रिकी होते हैं, अननेसेसरी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसी बढ़ा रहे हैं सेम पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जो हमें क्लैरिटी से पता है. सो AN जो है वो एरिया enclosed by the nth ऑर्बिट है, तो बेसिकली एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर से यूज कर लेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट होती है हमारी. तो इजिली ऑल ऑफ यू कैन से कि हम AN का टर्म अगर लिखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बनेगा, और रेडियस ऑफ this is pi r square. Or since it is given hydrogen atom, so radius value all of you can write as 0.529 n square by z, which is hydrogen 1 and its square. So basically an will be proportional to n power 4. अगर इसको a1 से रेशियो ले देंगे तो कांस्टेंट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो an by a1 कैन बी रिटन एज n पावर 4. उसके बाद फर्जी सवाल हो गया, आप समझ रहे हैं, सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है. टेक ln ऑन बोथ द साइड्स. So ln of an by a1 will be equal to 4 times ln of n. So if we plot ln of an1 by a1 it will be a straight line passing through origin with a slope of 4. So your answer will be ABC. तो कभी कभी सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, इसी हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, सरफेस एरिया लिख सकते हैं. तो बस टर्म ठीक से याद रखिएगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब ये देखो एक और ट्रिकी सवाल है जो हम लोग बोहर मॉडल में मोस्टली यूज करते हैं श्रोडिंगर मॉडल से कंफ्यूज कराने के लिए. So it's given the most probable radius in picometer of finding electron in He places. अब ध्यान से देखो, He places हाइड्रोजन सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक, और आप सब जानते हो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में बोहर मॉडल एप्लीकेबल है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के हिसाब से भी. अगर हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में भी हाइड्रोजन एटम के लिए मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आती है. याद है ना, या प्लॉट बना के दिखा देता हूँ. अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का प्लॉट बनाते हैं तो ये एग्जैक्टली 0.529 एंगस्ट्रॉम पे अपना मैक्सिमा शो करता है. वी प्लॉट इट, सो दिस प्लॉट इज लाइक दिस. इसका मैक्सिमा अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये जो रेडियस सॉल्व होकर आती है बोहर ऑर्बिट रेडियस होती है एग्जैक्टली. एंड दैट इज द रीजन वाई मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बोहर मॉडल को अभी भी डिस्कार्ड नहीं करता. विथ फ्यू मॉडिफिकेशन यू कैन एक्सेप्ट इट डेफिनेटली. लाइक हाइगनबर्ग असर्टिटी प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है, उसे एलिमिनेट करना होगा. बट अदर देन दैट अगर कंसेप्चुअल बात करी जाए, कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो इट इज़ वेरी मच क्लोज टू. सो दिस वैल्यू इज 0.529 एंगस्ट्रॉम.
अंतर केवल इतना है कि बोहर ने इसी को ऑर्बिट रेडियस बोल दिया था। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ये डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और यह लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन है। सो 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए अगर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस पूछी जाएगी तो इट कैन बी सिंपली रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ये क्वेश्चन पूछने का नया स्टाइल है जिसमें हम बोहर मॉडल के सवाल को मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जैसा लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का फियर होता है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, आपको रेडियस ऑफ एच ई प्लस निकालनी है। तो फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड स्ट्रॉन्ग। पिकोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो रेडियस विल बी 52.9 इंटू, आपको मोस्ट प्रोबेबल रेडियस लिखनी है, सो इट इज 1/2। सॉरी, प्रोबेबल रेडियस लिखनी तो 1/, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस लिखनी है एंड जेड इज 2। सो इस 52.9 में डिवाइड करके आंसर लिख देना है। 86.45 picometer will be the answer. Clear? Henry Taylor, other question. अब देखो यहाँ से अब थोड़ा सा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बेसिक क्वांटम नंबर लाइक अदर कंसेप्ट्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। सो दिस इज अगेन अ रूटीन क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा स्पिन को यूज किया मैंने। सो इट्स गिवन फॉर अ डी ब्लॉक एलिमेंट हैज द टोटल स्पिन ऑफ +3 and -3, then the magnetic moment of the element is approximately। आई होप आप समझते हो मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिकली मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से है। तो अगर हम टोटल स्पिन +3 और -3 लिख रहे हैं, तो टोटल स्पिन क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। सो टोटल स्पिन इज बेसिकली n/2 और -n/2। तो टोटल स्पिन कैन बी आइदर n/2 और -n/2। टोटल स्पिन इज आइदर n/2 और -n/2। It is given 3, so number of unpaired electron will be 6. And you all know that magnetic moment is, or spin only magnetic moment is, or more precisely if I write. So a magnetic moment is root over nn plus 2 Bohr magnetron, and don't get confused here, n is not principal quantum number, n is number of unpaired electron. So it will be root over 48, which is 6.93 approx. So D is your answer. Clear? Now another question is, we can relate Heisenberg's uncertainty principle also here itself. So let me start. This is another question for you. So it's given if the kinetic energy of the electron is 1 kilo electron volt, its uncertainty in position is 1 angstrom. You have to find the percentage uncertainty in momentum. अब देखो यहाँ पर दो कंसेप्ट एक साथ इनकॉर्पोरेट करे मैंने। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी को रिलेट करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को रिलेट करना है, और ध्यान से देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मीन्स एरर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा P/P इंटू 100। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ आनी चाहिए, फिजिक्स में आप लोग एरर एनालिसिस पढ़ते हो, डेल्टा x/x इंटू 100 कैलकुलेट करते हैं। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विल बी डेल्टा P/P इंटू 100। दूसरी चीज़ दे रखी है कि आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और uncertainty in position delta x is given 1 angstrom, so 1 into 10 to the power minus 10 meters, or you can simply write 1 angstrom also. And since we know that kinetic energy is given 1 kilo electron volt, so from this kinetic energy आपको क्या करना है, या तो मोमेंटम को रिलेट कर लो सीधे सीधे, है ना, और या फिर हमें बस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये रिजल्ट है जो आपको सॉल्व करना है।
काइनेटिक एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम इससे क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टेप बचाने की कोशिश करो तो आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। तो आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आती है वो √150/v होती है। पता है कंसेप्ट? तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, खास बात नहीं है, आप काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करो और सॉल्व कर लो। डेफिनेटली यू कैन रीच टू द आंसर, बट यहाँ पे अच्छी खासी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज मैंने आपको समझाई कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन में स्पीड इंपॉर्टेंट है, और स्पीड लाने के लिए आपको कुछ कुछ फैक्ट्स डायरेक्टली याद होने चाहिए। सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद वोल्टेज v, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है लैम्डा, वो आता है √150/v एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और अगर इसी को कैलकुलेशन के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज E/v। ठीक है। m इंटू वी को हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा h/√2e/p। ठीक है, समझ आया? यहां से अगर हम मोमेंटम को डायरेक्टली लिंक कर लें थ्रू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को भी अगर हम दिस यू कैन लाइक कोरिलेट एज, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा है उसको मोमेंटम से अभी लिंक कर देंगे। अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, h/√2m/v लिखा, v इज वोल्टेज। अब हमें केवल क्या करना है, स्पीड से लिंक करना है। तो अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर रखा है। तो मतलब 1000 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रखा है, वोल्टेज आपको पता चल गया। ठीक है। तो अब यहां से आप मोमेंटम को लिंक कर लो। मोमेंटम कैसे लिंक कर देंगे, h/λ को m/v लिख लो सीधे सीधे डी ब्रॉगली इक्वेशन से। तो वहां पे मोमेंटम पता चल जाएगा आपको। दोनों वैल्यूज को लिंक करके सॉल्व कर दीजिए एक बार जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दीजिए और आंसर बताइए बस इसका। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद आपने सबने कैलकुलेट कर लिया। सो लाइक फॉर एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा हमने कैलकुलेट कर दिया, तो अगर हमने ΔX/ΔP में h/λ को हम लोग मोमेंटम से रिप्लेस कर देंगे, और दोनों साइड में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, तो λ/4 पाई विल बी द वैल्यू। ठीक है। उसको 1√150/v के इक्वल कर दो लैम्डा की जगह, और बाद में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इफ यू सॉल्व इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3%, आई थिंक। क्लोजेस्ट आंसर अगर आप लिखेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी सम 3%। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन स्टेप बस चेक करते हैं आपको। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिखाया था, उसी का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे बोला था कि वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही सिखा दूंगा। तो ये आपको पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फाइंड आउट करना सीखना है। तो यहाँ पे देखो वेव फंक्शन दे रखा है ψ(r)s 1/16√4a0 पावर 3/2, σ-1 इंटू σ² प्लस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू e⁻⁻σ/2। सिग्मा की वैल्यू 2r/n टाइम्स a0 दे रखा है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, फारदेस्ट रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा इन द कर्व ऑफ 4πr² ψ² r वर्सेस r। तो देखो, सबसे पहले आप लोग वेव फंक्शन नोटिस करके आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन दिस फंक्शन दिस इज बेसिकली अ क्यूबिक इक्वेशन, और इसमें से r पावर कॉमन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से l की वैल्यू 0 और n-l-1 की वैल्यू 3 पुट करके n = 4 निकाल लोगे पहले। सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ 4s। ठीक है, ये समझ आ गया? बिकॉज जो आपको पॉलिनॉमियल दे रखी है वो देखो टोटल क्यूबिक है। सो n-l-1 इज 3, इसमें से r पावर 0 कॉमन आएगा, सो डेफिनेटली इट इज l0, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ 4s। 4s का फंक्शन है, तो मैक्सिमा अगर आपको निकालना है तो फंक्शन में आपको बताया था कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1 आएगा। दिस इज 4-0-1 इज 3। तो रेडियल नोड 3 बनेंगे और मैक्सिमा इसमें 4 बनेगा। फंक्शन एस का है, मैं प्लॉट बना के दिखा देता हूँ। तो 4s का प्लॉट करना है आपको 4 पाई
आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, जीरो से स्टार्ट होगा, एक रेडियल नोड, दो रेडियल नोड, तीन रेडियल नोड, और उसके बाद जीरो अटेंड करेगा। सो इट विल हैव टोटल फोर मैक्सिमा। आई विश आप समझ गए जो मैं बताना चाहता हूँ। तो रेडियल नोड विल बी थ्री, कंफ्यूज नहीं करना है, न्यूक्लियस को रेडियल नोड नहीं काउंट करना, पहले ही बता रखा है, ये तीन रेडियल नोड हो गए, एक दो और तीन। तो थर्ड पार्ट का आंसर तो आपको आसानी से समझ आएगा, इट्स फोर। तो और कभी कभी बी। किसी लेंथी क्वेश्चन में आप ये स्मार्टनेस भी यूज कर सकते हो, जो पार्ट सबसे आसानी से निकालते बने पहले उसे सॉल्व कर दो। इसके बाद वाले पार्ट में उसने पूछा है नियरेस्ट एंड फारदेस्ट रेडियल नोड, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो फॉर रेडियल नोड व्हाट एग्जैक्टली विल डू, दिस साई आर विल बी जीरो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमारी टेक्निक होगी दैट इज फॉर अ रेडियल नोड दिस साई आर फंक्शन विल बी जीरो। इस फंक्शन को जीरो पुट करना है तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई, मेक इट इक्वल टू जीरो। इफ इट इज जीरो तो एक रिजल्ट तो सीधे सीधे बदल गया, सिग्मा इज इक्वल टू वन, और बचे वाले दो रूट को आपको सॉल्व करके निकाल देना है। तो फॉर नेक्स्ट यू हैव टू सिंपली डू फैक्टराइजेशन, सो इट विल बी सिग्मा स्क्वायर प्लस, ऐसे ब्रेक करें, सिक्स प्लस टू, 2 और 6। ऐसे ब्रेक करके लिख दें, इजीली फैक्टर हो जाएंगे। सिग्मा कॉमन कर लीजिए, सो सिग्मा प्लस सिक्स एंड टू कॉमन करेंगे तो सिग्मा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा की वैल्यू एक माइनस टू आ जाएगी और एक माइनस सिक्स आ जाएगी। ठीक है, इसमें से कुछ फंक्शन फॉर्म, तो करेक्शन आई थिंक ये माइनस एट सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव में रिजल्ट नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। सिग्मा स्क्वायर माइनस एट सिग्मा प्लस ट्वेल्व, बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। देन वी हैव टू राइट इट एज, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो टेक इट लाइक दिस। सो सिग्मा की वैल्यू वन टू एंड सिक्स, तीन पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब नियरेस्ट लिखना है तो वन से सॉल्व कर दीजिए, फारदेस्ट निकालना है तो सिक्स से सॉल्व कर दीजिए। सिग्मा की वैल्यू लिखना पहले ही बता दिया, टू आर अपॉन एन टाइम्स ए नॉट है। तो सिग्मा इज बेसिकली टू आर अपॉन एन टाइम्स ए नॉट है। ठीक है, और दिस इज फोर एस, जो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, तो एन की वैल्यू फोर डालेंगे, तो पहला रिजल्ट आएगा फोर आर टू आर वन अपॉन फोर टाइम्स ए नॉट इज इक्वल टू वन। सो फ्रॉम हियर आर वन वैल्यू इक्वल टू टू ए नॉट। दूसरे रिजल्ट में फारदेस्ट लिखना है तो इसको सिक्स से इक्वल कर दो, अदरवाइज आप तीनों रेडियल नोड की इक्वेशन निकाल सकते हो। सो टू आर थ्री बाई फोर टाइम्स ए नॉट इज इक्वल टू सिक्स, सो आर थ्री विल कम आउट टू बी ट्वेल्व ए नॉट। सर सिग्मा की वैल्यू -2 हो गया। तो वो मतलब रिजल्ट थोड़ा एब्सर्ड हो जाएगा, माइनस टू कॉमन करेंगे ना, ठीक है, ऐसे करो। यस सर। तो सवाल थोड़ा लिखने में गलती थी, मिस्टेक, आई हैव रिटन प्लस, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉल्ट हो गया। इंडिकेटिव रिजल्ट सही आएंगे, दैट्स व्हाई आई मेड अ करेक्शन, अदरवाइज तो जो सॉल्व हो गया रहा था वही करना था। तो दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट होता है, कुछ खास बात नहीं होती है, सिंपल सॉल्व करना है, वेव फंक्शन को इक्वल टू जीरो करना है, सो इट इज बेसिकली सॉल्विंग एन अलजेब्रिक इक्वेशन, नथिंग स्पेशल। ठीक है, समझ गए हो, बहुत रूटीन बात है। देन टू अनदर क्वेश्चन जहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फिर से लिंक करते हैं। So another question is uncertainty in position of the electron is equal to the de Broglie wavelength, the minimum percentage error in the measurement of velocity under the circumstance will be approximately। ये भी देखिए घूम फिर के वही सवाल है जो भी पीछे थोड़ी देर पहले समझाया था।
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इक्वल कर दिया है। तो फिर से देखो सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है मुझे। सो आई कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और मिनिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी पूछा गया, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कैलकुलेट करना है मुझे। तो ये वैल्यू हमारे लिए बन जाएगी बेसिकली एच अपॉन 4 पाई एम वी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एम वी इज रिटन एज मोमेंटम, और एच अपॉन पी को हम लोग फिर से डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिप्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। इस वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लीजिए। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो डेल्टा रो एक्स कट जाएगा, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो बस 100 मल्टीप्लाई कर दो। सो ट्रिक समझ गया होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी अप्लाई करा था इसको, स्ट्रेंथन करने के लिए क्वेश्चन लिख दिया है। सो दिस विल बी सिंपली 100 अपॉन 4 पाई, अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास आंसर आता है। एट के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेटली 8% आंसर आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेव फंक्शन डील करना शुरू करते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन। वेव फंक्शन और जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। So it's given for the following observation, predict the type of orbital. First observation is given xy plane acts as a nodal plane. The angular wave function of the orbital intersects the intersects three axes at the origin only. And psi square r versus r का कर्व आपको गिवन है। तो सबसे पहले देखो इस कर्व को अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आप इजीली नंबर ऑफ रेडियल नोड मार्क कर सकते हो। सो कैन आई राइट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी equal to 3 here. Number of radial nodes will be 3 here. And since number of radial nodes is 3, so n minus L minus 1 is 3. And since it is given xy plane acts as a nodal plane, so you know xy plane can be nodal plane for pz and it can be nodal plane for d orbitals also. तो अगर possible options लिखें तो xy अगर nodal plane है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो पॉसिबल हैं दैट इज पी जेड। डी के केस में अगर मार्क करेंगे तो डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। सो पी जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तो ऑप्शन सी तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, गिवन द एंगुलर फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल इंटरसेक्ट्स द थ्री एक्सिस एट ओरिजिन ओनली। तो इससे पी जेड भी रिजेक्ट हो गया, इससे हमारा पी जेड भी रिजेक्ट हो गया। समझ में आई बात? पी जेड क्यों रिजेक्ट हुआ समझ में आया? क्योंकि पी ऑर्बिटल का अगर फंक्शन बना होगा तो जेड एक्सिस को दो जगह और इंटरसेक्ट करेगा। लेट्स से दिस इज पी जेड ऑर्बिटल। ये देखो जेड एक्सिस को ओरिजिन के अलावा दो जगह पे और इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। जबकि आप बाकी ऑप्शंस बनाएंगे, ये आपका पी जेड हो गया। सेम एक्सिस पे अगर आप डी वाई जेड और डी एक्स जेड प्लॉट करेंगे तो डी वाई जेड और डी एक्स जेड इज इन बिटवीन द एक्सेसेस, दे आर नॉट अलोंग द एक्सेसेस। तो ये ओरिजिन के अलावा एक्सेस को कहीं भी और टच नहीं करेंगे या कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इफ आई प्लॉट डी वाई जेड, तो dy z is in between y axis z axis, this is dy z, and if I plot dx z, so ये भी बिल्कुल ऐसे आएगा in between axes।
लाइक दिस। तो इससे पीजेड का ऑप्शन भी खत्म हो गया। सो माय आंसर विल बी बी एन डी। समझ गए? के बाद बस एक कंसेप्ट और ऐड करना है हमें, which is degeneracy. I hope every one of you are aware of the term degeneracy. Degeneracy is orbitals of equal energy. बस में दो मेन कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। फॉर हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक शेल के अंदर जितने सब शेल्स होते हैं सबकी एनर्जी बराबर होती है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक कॉमन भी बोल सकते हो आप एक साथ, अगर दोनों टर्म प्रयोग करने हैं तो। और अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में जो एनर्जी ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से लेते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल से। वहां से एक सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। और अगर यहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी इंक्लूड इंक्लूड कर लें तो जहाँ डी सबशेल की स्प्लिटिंग हो जाएगी वहां पे T2G और EG की डिजेनरेसी अलग अलग होती है। तो बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है डिजेनरेसी को। तो डिजेनरेसी मीन्स ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, पहले कंसेप्ट समझना है। तो डिजेनरेसी इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। रेसी इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक डील कर रहे हैं तो ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल हैव सेम एनर्जी। और अगर आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूज कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल। इसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंक्लूड करेंगे, तो मैंने बताया था T2G और EG वाला केस अलग से डील कर लेना है। तो T2G और EG की डिजेनरेसी अलग तरीके से डील करेंगे। T2G में तीन ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी होंगे और EG में दो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी होंगे। वो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डील करेंगे तब समझा दूंगा। अभी फॉर दिस एग्जांपल यहाँ पे H माइनस दिया है तो बहुत ध्यान से देखो। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। H माइनस का मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक नहीं होता है बिकॉज H माइनस हैज टू इलेक्ट्रॉन। सो वील टैकल इट एज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें अप्लाई करेंगे ऑफ प्रिंसिपल। हाफ प्रिंसिपल से इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे आगे जाते चले जाएंगे। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हुआ, ये आपका ग्राउंड स्टेट हुआ, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुई, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुई और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुई। आपसे पूछा गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो इट्स 3s और उसमें एक ही ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सेम है तो डिजेनरेसी इज 1। समझ में आया? सो थर्ड एक्साइटेड स्टेट डिजेनरेसी विल बी 1। यही अगर हाइड्रोजन एटम होता तो हम लोग फोर्थ सेल के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम कर देते तो 16 आंसर होता। सो थर्ड एक्साइटेड स्टेट डिजेनरेसी इज 1। एक्साइटेड स्टेट इज 3s। समझ गए ना? इसके बाद आप लोगों ने एक एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट पूछा था, वो भी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही सिखा देता हूँ। अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में सिखा देता हूँ। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ D4 एंड D5, D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो बेसिकली एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है एक और सब शेल में जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सचेंजेस करते हैं। सो सिंस इट इज D4 तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इक्वल एनर्जी। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं।
तो उसको आप ऐसे समझो जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हम लोग समझते हैं. सो दीज आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशंस, दैट्स व्हाई exchange energy is there. And the concept is more number of exchanges means more exchange energy. So here number of exchanges will be 4C2. And if you do the same thing for D5, तो वहां पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे? 5C2. तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हम ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. So in this case, your number of exchanges will be 5C2. So D5 have more exchanges. So D5 have more exchange energy, means more stable. But if you do the same thing for D5 and D6, then you can see in case of D5 and D6, number of exchanges will be same. So if I do the same thing for D6, in case of D6 configuration, since one electron has paired, so number of exchanges is still 5C2. But we have to pair one electron, so energy is required for pairing of that electron. So effective energy will be, better to say, lesser amount of energy will be released because some energy will be consumed in case of pairing. So D6 is lesser stable because of more pairing energy. So D6 lesser stable than D5 due to more pairing energy. Details of will be needed in D block elements where we will compare about the melting point, boiling point and their like enthalpy of atomization. वहां पे इस कंसेप्ट को बहुत ब्रॉडली यूज करते हैं, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा. अदरवाइज कंसेप्ट इतना ही है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज्यादा होंगे उतनी हायर एक्सचेंज एनर्जी आएगी. नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने कम होंगे उतनी कम एक्सचेंज एनर्जी होगी. नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर सेम हो जाते हैं तो पेयरिंग एनर्जी चेक कर लेना है. पेयरिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम आएगी. एक्सचेंज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी में नॉर्मली डोमिनेटिंग पैरामीटर होता है. ठीक है. इसके बाद क्वांटम नंबर्स एंड ऑल डील करना आपको आता ही होगा, सो आई एम नॉट डीलिंग मच अबाउट दैट. और बेसिक्स हैं उसमें आप डेफिनेटली कर लेंगे. अगर किसी को चैलेंजेस आएंगे तो आप मुझे अलग से शेयर करिएगा, लाइक हेल्प यू आउट. उसके बाद इसके क्वेश्चंस और असाइनमेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिएगा. डाउट्स हम लोग फ्यूचर में जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तब डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच.